प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कवि उमाशंकर जोशी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित दो छोटी छोटी कविताओं छोटा मेरा खेत व बगुलों के पंख के सारांश का अध्ययन किया था। उम्मीद करता हूँ आपने उसको दोबारा से पढ़ करके समझ लिया होगा। आज की कक्षा में हम छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख इन दोनों कविताओं की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, इन्हें सरलार्थ समझेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है। देखें, पहली कविता है छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत जो कोना कागज का एक पन्ना, कोई अंदर कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। इस कविता में कवि उमाशंकर जोशी जी ने खेती और कविता दोनों की तुलना की है, यानी यहाँ तुलनात्मक अध्ययन है। जिस प्रकार से खेती करते समय कवि को किसान को कई चरणों से गुजरना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से कविता लिखते समय भी कवि को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पर कवि के लिए खेत क्या है और बीज क्या है, ठीक है, और फिर फल क्या है, ये देखेंगे हम। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि उमाशंकर जोशी जी बताते हैं कि मुझे जो है ना कागज का वो पन्ना पेज एक छोटे से चौकोर वर्गाकार खेत की तरह प्रतीत होता है। वह कागज का पन्ना जिस पर क्या लिखते हैं, शब्द रचना, यानी कि जो रचना है वो शब्दबद्ध होती है, यानी रचना लिखी जाती है। वह पन्ना, वह पेज मुझे किसकी तरह प्रतीत होता है, एक वर्गाकार खेत की तरह, चौकोर खेत वर्गाकार खेत की तरह प्रतीत होता है। कोई अंधड़ कहीं से आया, कहा कि उस खेत में कहीं से कोई अंधड़ आया। कैसा अंधड़? आंधी तूफान। कैसा आंधी तूफान? भावनाओं का आंधी तूफान। कहा तभी कहीं से कोई भावनाओं का आंधी तूफान आया और उस भावनाओं के आंधी तूफान के आने से क्षण का बीज वहां बोया गया। कहां पर? उस कागज के पन्ने रूपी खेत में क्षण का बीज, यानी एक मूल भाव का बीज बोया गया। भावनाओं की आंधी आई और उस भावनाओं की आंधी के आने से उस कागज के पन्ने रूपी चौकोर वर्गाकार खेत में क्या बोया गया? क्षण का बीज बोया गया, यानी कि पल भर में ही मूल भाव का बीज बो दिया गया। बीज बो दिया, कल्पना के रसायनों को पी, और फिर वह बीज, कौन सा बीज? मूल भाव का बीज, कल्पना के चिंतन के रसायनों को, खाद पानी को पी पी करके। रसायन क्या होते हैं? खाद पानी, जो कि हम फसल उगाते समय डालते हैं। तो कल्पना के रसायनों को पी, वह बीज कल्पना या चिंतन के रसायनों को, खाद पानी को पीकर बीज गल गया निशेष। पूरा का पूरा बीज क्या हो गया? गल गया। फिर क्या हुआ? उसके गलने के बाद शब्द के अंकुर फूटे। उस बीज के गलने के बाद वहां से शब्द के अंकुर फूटे, यानी शब्द उत्पन्न हुए। और फिर उन शब्दों से क्या हुआ? देखो, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। और फिर पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। पल्लव होते हैं पत्ते और पुष्प होते हैं फल, फूल। पत्ते और फूलों से वह झुक गया। क्या झुक गया? वो कविता का पेड़। कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से खेत में बीज बोया जाता है, वह अंकुरित होकर के पौधा बन जाता है, फिर वो पेड़ बन जाता है, फिर उसके ऊपर हरे हरे पत्ते और फल और फूल लगते हैं, और जब वो लगते हैं तो उसकी टहनियां, उसकी शाखाएं झुक जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से वो जो पन्ने में, यानी कागज के पन्ने रूपी खेत में भावनाओं की आंधी के आने के बाद एक मूल भाव का बीज बोया गया था, वह पूर्ण गल गया। क्या करके? कल्पना और चिंतन के रसायन को, खाद पानी को पी करके, ठीक है। और फिर उससे शब्द उत्पन्न हुए, और फिर उन शब्दों से एक कवि रचना ने अपना स्वरूप धारण कर लिया, यानी एक कविता बन गई। झूमने लगे फल, यानी कि फिर वह कविता रूपी फल वहां झूमने लगे। कविता रूपी फल झूमने लगे। रस अलौकिक
अमृत धाराएं फूटती और उससे अलौकिक अद्भुत रस आनंद की अमृत धाराएं, अमृत के समान धाराएं निकलने लगी। फिर उससे क्या हुआ? अलौकिक यानी कि अद्भुत आनंद की अमृत के समान धाराएं निकलने लगी। रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। कहा कि रोपाई तो यानी बुआई तो पल भर की थी, यानी कि एक भाव की रोपाई थी। रोपाई तो पल भर में एक भाव की थी, और कटाई क्या होगी? अनंतता की, कभी समाप्त न होने वाली कटाई हुई, यानी जो लगातार चलती रहती है, ऐसी कटाई। तो कविता बनने के बाद कविता का जो प्रभाव है वो अनंत काल तक चलता है। कविता का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। जब भी पाठक उस कविता को पढ़ते हैं तभी वह आनंद का अनुभव करते हैं। समझे? असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार वो कविता पढ़ी जाती है। इसलिए ये बात कही है कि रोपाई क्षण की और कटाई अनंतता की, यानी रोपाई तो थोड़ी ही देर में कर दी गई भाव की, और उसके बाद उस भाव से जो कविता बनी उसकी कटाई यानी कि उसको पढ़ने वाले अनंत काल तक पढ़ते रहते हैं। ये मतलब है, समझ में आ गया? लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, ताकि वो कटाई उसको लूटते रहने से, काटते रहने से भी नहीं कटती। वो जब खेती बाड़ी या फसल काटते हैं तो वो तो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है कटाई, ठीक है, अपने घर में ले जाते हैं हम वहां पर अनाज वहां का। लेकिन जो कविता की कटाई है वो अनंत काल तक चलती रहती है। उसके आनंद से लोग बोर नहीं होते। जब भी उसको पढ़ते हैं तो वो आनंद की अनुभूति लेते हैं, यह आनंद का अनुभव करते हैं। साहित्य रस एक ऐसा रस है जिसको लुटाने से भी नहीं लुटता। रस का अक्षय पात्र सदा छोटा मेरा खेत चौकोना। कहा कि जो कविता के आनंद का या साहित्य के आनंद का जो पात्र है वो अक्षय पात्र है, यानी कभी समाप्त न होने वाला पात्र है, कभी नष्ट न होने वाला पात्र है। काव्य रस का या साहित्य रस का जो पात्र है यानी बर्तन है वो अक्षय पात्र है, कभी समाप्त न होने वाला पात्र, उसमें से कभी भी रस समाप्त नहीं होता। छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि कहते हैं कि मेरा जो वो कागज का पन्ना है वो एक छोटे से चौकोर यानी वर्गाकार खेत की तरह है। क्लियर? तो यह थी छोटी सी कविता छोटा मेरा खेत। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं अगली कविता, बगुलों के पंख। बगुलों के पंख। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। गजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए ले जाती मेरी आंखें। नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें। इस छोटी सी कविता में कवि उमाशंकर जोशी जी ने एक बहुत ही सुंदर दृश्य का चित्रण किया है, वर्णन किया है। और वह दृश्य क्या है? ऐसी क्या चीज है जो कवि की आंखों को चुरा कर ले जा रही है? तो वह समझें, देखें। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख। नभ में आकाश में, पाती बंधे पंक्तिबद्ध यानी एक लाइन में बंधे हुए, पंक्तिबद्ध बगुलों के पंख। बगुलों के पंख आसमान में पंक्तिबद्ध बगुलों के पंख मेरी आंखें चुराए लिए जाते। वो पंखें या पंख मेरी आंखें चुरा कर ले जा रही हैं। समझ आया? आसमान में पंक्तिबद्ध बगुलों की पंखें या पंखें मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रही हैं। कहने का भाव क्या हुआ कि मेरी आंखें उस सौंदर्य से हट नहीं रही हैं। गजरारे बादलों की छाई नभ छाया। कहे नभ माने आकाश में, आसमान में। गजरारे बादलों की छाया छाई माने गजरारे माने काले काले बादलों की छाया छाई हुई है, यानी आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। और उन आसमान पर वो पंक्तिबद्ध बगुलों की पांखें या पंखें ऐसे लग रही हैं जैसे
सांझ, सांझ की माने शाम की, सायकाल की, सतेज उज्जवल चमकीली, श्वेत काया सफेद काया या सफेद शरीर, तैरती माने तैर रहा हो। वो पंक्तिबद्ध बगुलों की पांखें उस काले बादलों से युक्त आसमान में ऐसे लग रही हैं जैसे कि शाम की, यानी सांझ की होता है, शाम की या सायकाल की, सतेज माने चमकीली, उज्जवल, सफेद काया सफेद शरीर, तैर रहा हो। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, कहा कि वो पांखें, वो पंखें मुझे निज माया से, अपने जादू से, अपने चमत्कार से धीरे धीरे बांधती जा रही है। वो पांखें यानी पंक्तिबद्ध बगुलों की जो पंखें हैं या पांखें हैं, वो मुझे अपने जादू से, अपने चमत्कार से, अपने सौंदर्य से धीरे धीरे, होले होले होता धीरे धीरे बांधती जा रही है। उसे कोई तनिक रोक रखो। फिर आह्वान करता है कि कोई उसको आकर के रोको, वह तो मेरी आंखों को अपने उस जादू से चुरा कर ले जा रही है या बांधे रख रही है। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, वह तो मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रही है, कोई उसको रोको। तो यहाँ पर आह्वान किया है, बुलाया है कवि ने किसी को, कहा कि कोई आकर रोको, वह पंक्तिबद्ध बगुलों की पांखें या पंखें मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रही हैं। नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें, इस तरह से आकाश में पंक्तिबद्ध बगुलों की पांखें जा रही हैं, जो क्या कर रही हैं, कवि की आंखों को चुरा कर ले जा रही हैं। यानी ऐसे सुंदर दृश्य का, ऐसे सुंदर नजारे का चित्रण किया है यहाँ पर कवि ने। समझ में आ गया होगा सुंदर नजारा आपको। आपने इसको भी अच्छे से दोबारा पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद।